हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे, साइकोलॉजी ऑफ जेंडर। इसमें हम पहले पढ़ेंगे प्रिजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। तो प्रिजुडिस जैसे कि हम सबको पता है कि एक एक्सट्रीम नेगेटिव एटीट्यूड है जो बिहेवियर में जब नज़र आता है तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं ABC, जिसमें से अफेक्टिव कंपोनेंट एक होता है जो हमारी फीलिंग होती है दूसरे ग्रुप की तरफ, जिससे हम प्रिजुडिस हैं। बिहेवियर कंपोनेंट होता है डिस्क्रिमिनेशन और कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है स्टीरियोटाइप। ऑलपोर्ट ये कह रहे हैं कि बिहेवियर कंपोनेंट जो है प्रिजुडिस का, जो कि डिस्क्रिमिनेशन जिसे हम बोलते हैं, वो माइनर से लेके मेजर फॉर्म ले सकता है। मतलब माइनर डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकती है, मेजर डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकती है। और इन्होंने 5 स्टेजेस भी बताई हैं जो एक कॉन्टिन्यूम में आती हैं, जिससे वो माइनर से मेजर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे पहली स्टेज पे सिर्फ एंटीलोक्यूशन होता है, मतलब खाली गलत बात करना दूसरों के बारे में, हॉस्टाइल टॉक करना, वर्बल मतलब दूसरे को गलत तरीके से दूसरे के बारे में बताना, उसके जोक्स बनाना। दूसरी स्टेज होती है जब थोड़ा और बढ़ जाता है तो उसे डिस्टेंस, उसको अवॉइड करना, उनसे दूर रहना, डिस्टेंस मेंटेन करना। तीसरी स्टेज में आप उनको डिस्क्रिमिनेशन शो करने लग जाते हो, जैसे उनको एक्सक्लूड कर देते हो अपने ग्रुप से। फिर चौथी स्टेज में फिजिकल अटैक करना भी शुरू हो जाते हैं। तो जैसे वॉयलेंस होती है अगेंस्ट वुमेन, क्योंकि हम यहाँ जेंडर की बात कर रहे हैं तो हम डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन की बात करेंगे। तो वॉयलेंस अटैक होते हैं वुमेन के अगेंस्ट। और 5वीं स्टेज होती है एक्सटर्मिनेशन, विच इजेंट एप्लीकेबल इन केस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। एक्सटर्मिनेशन इस केस में एप्लीकेबल नहीं है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में, क्योंकि एक्सटर्मिनेशन का मतलब होता है कि सामने वाले ग्रुप को टोटली खत्म कर देना। अब जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के जो भी इशू हैं उसको क्लासिफाई किया हुआ है अलग अलग उसमें ग्रुप्स में, और जिसमें फेसिंगर ने बोला है कि उसके 3 डायमेंशंस हैं डिस्क्रिमिनेशन के। वो 3 डायमेंशंस कौन से हैं? एक्सटर्नल इंटरनल डायमेंशन, मेजर एंड माइनर डायमेंशन, ओवर्ट एंड सटल डायमेंशन। तो ओवर्ट एंड सटल के बारे में पहले बात कर रहे हैं। ये ओवर्ट का मतलब होता है कोई चीज सामने जब नजर आ रही है, और सटल मतलब छुपा हुआ हो गया या बहुत ही कम लेवल पे हो गया। तो ब्लेटेंट और ओवर्ट डिस्क्रिमिनेशन कब होती है? Benocrates has unequal and harmful behavior towards women which is intentional, unambiguous and visible। जब हम वुमेन के अगेंस्ट अनइक्वल हार्मफुल बिहेवियर शो करते हैं, जो कि इंटेंशनल होता है और क्लियर होता है, विजिबल होता है। उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? जैसे जॉब डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंशियल सैलरी, सेक्सुअल हरासमेंट, फिजिकल वायलेंस, ये सारे आ जाते हैं ओवर्ट में। अब इसमें क्या है कि जैसे जो एवरेज पे है मेल फीमेल्स की, उसमें काफ़ी फ़र्क है। जॉब्स हैं जो उनके लिए, उसमें भी फ़र्क है। कुछ ऐसे स्टीरियोटिपिकल जॉब हैं जो बोलते हैं कि सिर्फ फीमेल्स के लिए ही होती हैं, जैसे सेक्रेटरी हो गई, नर्स हो गई। और जो मेल्स के लिए होती हैं उसमें शॉप फ्लोर इंजीनियर हो गए, मैनेजर हो गए। तो ये जो फीमेल की जो स्टीरियोटिपिकल जॉब है, इनकी जो पेमेंट होती है ये इन जॉब से बहुत कम होती है जो मेल्स की है। तो इस तरीके से हम जॉब डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, सैलरी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट भी उसी में आ जाता है कि हम उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, और फिजिकल वायलेंस भी आ जाता है। इन सब चीज़ों से क्या होता है, जो वुमेन जो है उनमें डीमोरलाइजेशन और डिक्रीज सेल्फ एस्टीम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरी साइड जो होता है वो होता है सटल। सटल मतलब जो आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो पर इनडायरेक्टली, जैसे कि उनके अगेंस्ट जोक्स बनाना, सेक्सिस्ट जोक्स। It is often believed that such remarks and jokes are harmless, but research has shown that women are negatively affected by sexist humor। ऐसे तो आप डायरेक्टली हार्म नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप किसी के अगेंस्ट जोक्स बना रहे हो तो आप उनको इनडायरेक्टली एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में पुट कर रहे हो, जो कि साइकोलॉजिकली हार्मफुल होती है। So, another example of subtle sexism is gender discrimination in the classroom। तो इस तरीके से ये ओवर्ट और सटल की क्लासिफिकेशन है। फिर आती है एक्सटर्नल इंटरनल डिस्क्रिमिनेशन, दूसरी डायमेंशन आती है ये। एक्सटर्नल का मतलब है जब आप बैरियर लगा देते हो उनके ऊपर किसी चीज़ का, या डिस्क्रिमिनेशन शो कर रहे हो। तो जो भी डिस्क्रिमिनेशन आप उसको शो कर रहे हो या बैरियर लगा रहे हो उसकी किसी काम पे, तो वो हो गया एक्सटर्नल।
Internal discrimination, on the other hand, refers to discriminatory attitude that have been internalized by women. और इंटरनल का मतलब है जब वुमेन के अंदर खुद ही ये चीज इंटरनलाइज हो जाती है, वो खुद ही ये मानने लगती है कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए. इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है सती डेथ वाला. जो पहले सती सिस्टम होता था जिसमें हस्बैंड की डेथ पे वो वुमेन बिना किसी ऑब्जेक्शन के वो ये मान लेती थी कि अब उसको भी उसके हस्बैंड की बॉडी के साथ उसको भी बर्न होना पड़ेगा, तो ये इंटरनलाइजेशन होती है. Similarly, you must have observed that many Bollywood songs contain the word baby for women. In general, women are typified as item, hot and to use the local word माल. तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि जो नॉर्मली सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी का ध्यान भी नहीं जाता कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं. जैसे बॉलीवुड के सॉन्ग्स में जो टर्म्स यूज़ होते हैं फीमेल्स के लिए, जो कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करता उसके ऊपर. फीमेल्स खुद भी नहीं ऑब्जेक्शन करती हैं, वो भी इन चीज़ को इंटरनलाइज कर चुकी हैं कि वो एक ऑब्जेक्टिफाइड बॉडी कॉन्शियसनेस उनके अंदर आ गई है और एक ऑब्जेक्ट की तरह जिनकी बॉडी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है. ये सारी चीज़ें इंटरनल डिस्क्रिमिनेशन में आती हैं. Sexual harassment in the form of touching female sexual harassment is internalized by women. Though their self-concept is hurt and self-esteem takes a beating. तो ये सारी चीज़ें जब वुमेन इंटरनलाइज कर लेते हैं तो उनको बोलते हैं इंटरनल डिस्क्रिमिनेशन. The worst form of internalization is the internalization of cultural devaluation of women. अब सोशलाइजेशन कैसे होती है? जब कल्चरल डीवैल्यूएशन होती है, जब सोशलाइजेशन के थ्रू पेरेंट्स ही इस तरीके की चीज़ें अपने बच्चों को सिखाते हैं कि वो कल्चर में चलती ही रहती है, तो कल्चर में ही डीवैल्यूएशन हो रही है वुमेन की. पेरेंट्स यूज रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट टू रीइंफोर्स सेक्स रोल स्टीरियोटाइप. एट द सेम टाइम कल्चरल डीवैल्यूएशन ऑफ गर्ल्स वाइडली प्रेवलेंट इन पेट्रियार्कल सोसाइटी लाइक इंडिया. तो हमारे कल्चर में भी ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स के थ्रू भी सोशलाइज होती हैं. जहाँ पे पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जैसे इंडिया में पेट्रियार्कल है जहाँ पे मेल्स को हेड ऑफ द फैमिली माना जाता है, तो हमारे कल्चर में ही ऑलरेडी वुमेन को डी वैल्यू करना ही सिखाते हैं. तो ये सारी चीज़ें इंटरनलाइज पहले ही हो चुकी हैं. तीसरी डायमेंशन आती है मेजर और माइनर डिस्क्रिमिनेशन. अब यहाँ पे इन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशंस का एग्जाम्पल लिया है. लेट अस टेक 2 ऑर्गेनाइजेशन. 1, no training facilities are available to women nor they are put in responsible post. Another, all this is theoretically available but women aren't engaged to take advantage of the training facilities. अब कह रहे हैं मान लो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कोई फैसिलिटी है ही नहीं अवेलेबल ट्रेनिंग के लिए वुमेन की. दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे थ्योरेटिकली डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ अवेलेबल है लेकिन वुमेन को एनकरेज नहीं किया जाता है वो सब चीज़ें अवेल करने के लिए. तो जो पहला वाला केस है जहाँ पे वो चीज़ें हैं ही नहीं, उसको बोलेंगे मेजर डिस्क्रिमिनेशन. और जो दूसरा केस है जहाँ पे कहने के लिए सब चीज़ें हैं पर वुमेन को उस चीज़ में उस फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए एनकरेज नहीं डिस्करेज किया जाता है, वो हो गई माइनर डिस्क्रिमिनेशन. तो दोनों ही केस में डिस्क्रिमिनेशन सेम हो रही है. If a girl in a village aren't allowed to study in schools, it is a major form of discrimination. तो विलेज की किसी गर्ल को अगर स्कूल में नहीं पढ़ने दिया जाता तो वो मेजर डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है. लेकिन अगर उसको स्कूल जाने दिया जा रहा है लेकिन उसको पढ़ने के लिए टाइम नहीं देते हैं, उसको पढ़ने के लिए खरीदने नहीं देते हैं सामान, या उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कुछ उससे, तो वो हो गई माइनर डिस्क्रिमिनेशन. दोनों का असर ही सेम होता है क्योंकि आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो फिर भी. अब बात करेंगे ग्लास सीलिंग के बारे में. ग्लास सीलिंग क्या चीज़ है? जैसे कंपनीज होती हैं जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बारे में यहाँ बात करेंगे. इन मोस्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन द कंपनी पॉलिसी एडवोकेट जेंडर इक्विटी. अब पॉलिसीज में तो वो लोग अपनी जेंडर इक्विटी और ये सब चीज़ें सब लिखवा देते हैं कि हमारे यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी रहती है, प्रमोशंस होती है, वुमेन की भी सैलरी उतनी है, पॉलिसीज में सब कुछ लिखा होता है. लेकिन अगर आप उनको जाके ऑब्जर्व करो, उनकी स्टडी करो तो आपको कुछ अलग ही नजर आएगा.
इट सीम्स डिफरेंट इन प्रैक्टिस, मतलब इन प्रैक्टिस कुछ अलग ही दिखेगा। ओनली अबाउट 15% ऑफ द कॉर्पोरेट ऑफिसर्स ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज आर वुमेन एंड ओनली 6 आर सीईओज। तो जो इन्होंने कंपनी की स्टडी करी है वो बता रहे हैं कि सिर्फ ऐसा 15% ही दिखता है कि कोई वुमेन कंपनी की सीईओ हो या फिर ये कुछ हायर पोजीशन पे हो, कॉर्पोरेट ऑफिसर्स की पोजीशन पे हो। तो ये एक तरीके से दिखाने के लिए कुछ और हो रहा है और एक्चुअली में कुछ और हो रहा है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि ये कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि वुमेन आर लेस केपेबल टू बी एट द टॉप एंड लीड, कि जो वुमेन है वो टॉप पे लीड नहीं कर सकते। दूसरी चीज, एक इनविजिबल बैरियर है। इनविजिबल बैरियर मतलब सामने से नहीं दिखता है पर फील होता है सबको कि कोई एक बैरियर लगा हुआ है जो उनको ऊपर जाने से रोकता है। वुमेन डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स। अब ये इनविजिबल बैरियर के बारे में ही बात कर रहे हैं कि पहली पॉसिबिलिटी तो रॉन्ग हो चुकी है कि वुमेन केपेबल होती है या नहीं होती है। ऑब्वियसली होती हैं, तो ये तो रॉन्ग हो गई है कि वो लीड नहीं कर सकती इसलिए उनको नहीं जाने दे रही, ये तो गलत है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि क्या कोई ऐसा इनविजिबल बैरियर है जिसकी वजह से वो टॉप पोजीशंस पे नहीं जा पाती हैं। Eagly and Johnson reason that men and women can lead equally effectively. They only differ in terms of how they lead. Women managers are more interpersonally oriented, less autocratic and more participative. तो जो मैनेजिंग स्टाइल है वुमेन का मेल से फर्क होता है। वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में ज़्यादा ध्यान देती हैं, ऑटोक्रेटिक कम होती हैं, पार्टिसिपेटिव होती हैं ज़्यादा। तो दूसरी जो एक्सप्लेनेशन है उसी को अब ये रीज़न मान रहे हैं कि हो सकता है कुछ ऐसा इनविजिबल बैरियर है जिसको ये बोल रहे हैं ग्लास सीलिंग, मतलब कांच की कोई बैरियर है, कोई ऐसी बैरियर कांच की ग्लास सीलिंग लगी हुई है जिसकी वजह से वुमेन जो है एक सर्टेन पोजीशन से ऊपर नहीं जा पाती है। Psychologists have found various factors in organization that restrict the rise of deserving women. अब साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी करी इस ग्लास सीलिंग के बारे में, तो उन्होंने ये देखा कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो नजर नहीं आते पर वही है जो एक सीलिंग क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से वुमेन टॉप पोजीशन पे नहीं जा पाती है। और वो फैक्टर्स ये चारों हैं: स्टीरियोटाइप अबाउट वुमेन, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्कप्लेस, इनफॉर्मल नेटवर्क्स, वुमेन्स पर्सनल कॉन्स्ट्रेंट्स। अब स्टीरियोटाइप के बारे में ये बात कर रहे हैं कि स्टीरियोटाइप क्यों बना हुआ है, वुमेन के सेक्स रोल का एक स्टीरियोटाइप क्यों है। क्योंकि ये चीज़ हमारी सोसाइटी में ही सोशलाइज की जाती है। मीडिया में भी अगर आप देखोगे तो वुमेन को मोस्टली एज मदर या वाइफ ही दिखाया जाता है। एक प्रोफेशनल बहुत कम दिखाते हैं वुमेन्स को। और ऐसे ही ओकेजनली जब कोई सेक्रेटरी दिखाते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी, तो वो एक वुमेन होती है, नर्स दिखाते हैं वुमेन होती है। तो इनके रोल को स्टीरियोटाइप कर दिया है। इस तरीके से स्टीरियोटाइप करने से एक फिक्स हो गया है कि ये इसी तरह का रोल कर सकती हैं, इसी तरह की जॉब या प्रोफेशन में जा सकती हैं। These stereotypes discourage women for rising in two ways. Success in job performance of women is attributed to luck instead of ability. तो स्टीरियोटाइपिंग की वजह से क्या है, अगर कोई वुमेन सक्सेसफुल हो जाती है तो वो बोलते हैं लक की वजह से हुई है। दूसरा ये है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी दैट वुमेन कांट परफॉर्म अ जॉब एफिशिएंटली मेक्स वुमेन फील लो ऑन सेल्फ एफिकेसी। अब क्योंकि सब लोग उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि वो कुछ अच्छा कर लेंगी, तो उनके अंदर लो सेल्फ एफिकेसी जैसी फीलिंग्स भी आने लग जाती हैं। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है डायग्रामेटिकली। जेंडर प्रेजुडिस होता है, उसकी वजह से सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी मतलब जो चीज़ें सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं उसका असर होना शुरू हो जाता है। बिहेवियर टुवर्ड्स वुमेन, लोअर परफॉर्मेंस, ये दोनों चीज़ें देख के वुमेन का अपना एक्सपीरियंस भी लो हो जाता है सेल्फ एफिकेसी का। स्टीरियोटाइपिंग और सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन वर्क प्लेस पे भी होती है। फिर उसी से क्या होता है कि जब कोई वुमेन इंटरव्यू देने जाते हैं, कहीं कोई फीमेल जा रही है, तो जॉब रिक्रूटमेंट के टाइम पे इंटरव्यूअर्स क्या करते हैं, उनका रिज्यूमे पहले ही हटा देते हैं, बायोडाटा रिज्यूमे देख के ही हटा देते हैं।
Harriet reasons that unstructured interviews are prone to sex bias as interviewers are often male and most likely to engage in a comfortable chat with male candidates. अब मान लो आप सपोज इंटरव्यू देने गए और इंटरव्यू अनस्ट्रक्चर्ड होता है, उसमें पहले से फिक्स नहीं होते क्वेश्चन, स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है. अब अगर कोई मेल है जो इंटरव्यू ले रहा है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा मेल कैंडिडेट से बात करने के लिए, इसलिए वो क्या करता है फीमेल कैंडिडेट्स के पहले ही रिज्यूमे साइड में कर देता है. फिर उसके बाद ट्रेनिंग में भी ऐसा ही होता है, मेल एम्प्लॉयज़ आर प्रेफर ट्रेनिंग के लिए और फीमेल एम्प्लॉयज़ को इतने ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाता है मैनेजरियल स्किल्स वगैरह के लिए. इस वजह से ट्रेनिंग की कमी की वजह से, एक्सपेक्टेशन लो होने की वजह से वो सारी चीज़ें एक्चुअली में उनके ऊपर असर करने लग जाती हैं. It is much more difficult for women to gain managerial expertise. Most women's managerial experience has to be evaluated for sex appropriateness. तो सेक्स रोल की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. फिर एम्बिगुअस रोल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम वुमेन ऑल्सो रिड्यूस देयर परफॉर्मेंस एट वर्क. जैसे फॉर इंस्टेंस मॉरिसन रिपोर्टेड फ्रॉम देयर रिसर्च दैट कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सपेक्टेशंस फॉर वुमेन from women often derail their career. They are expected to be tough but not macho, to be ambitious but not expect equal. अब ambiguous role expectation मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सपेक्टेशन करते हैं सब लोग वुमेन से. एक तो ये कि उन्हें टफ होना चाहिए, दूसरी तरफ ये कि उनको मैन को मैस्कुलिन नहीं होना चाहिए. एक तरफ ये कि उनको एम्बिशियस होना चाहिए और दूसरा ये कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, इक्वल सैलरी. तो एक तरीके से आप दोनों चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो उसको कि वो फीमेल है तो वो लोअर साइड पे भी रहे और हायर साइड का एक्सपेक्ट भी करे और हायर पे जाए भी ना. तो दिस इज ऑल्सो द रीज़न. Verma and Stroh make an interesting observation that male supervision tend to rate their male subordinates higher than their female. और ये ऑब्जर्वेशन इन्होंने करी भी है कि जो मेल सुपरवाइजर्स होते हैं वो अपने मेल सबॉर्डिनेट्स को ज़्यादा वो देते हैं, ज़्यादा रेटिंग्स देते हैं फीमेल से ज़्यादा. फिर आ जाते हैं इनफॉर्मल नेटवर्क्स. ये क्या होते हैं? Many personal bonds are formed in informal office network. They are usually male-only groups. Men are comfortable in talking to men in an informal group. This keeps out women. अब जैसे ऑफिस में आप लोग काम करते हो या करा हो, कॉर्पोरेट ऑफिस हो गए या दूसरे भी हो गए, आपने देखा होगा कि मेल का अपना इनफॉर्मल ग्रुप बन जाता है जिसमें वो फीमेल्स को इंक्लूड नहीं करते हैं. और इस वजह से क्या होता है, उनके पर्सनल बॉन्ड्स जो हैं, बॉस जैसे अगर मेल है तो वो अपने मेल सबऑर्डिनेट से कंफर्टेबली बात कर सकता है. इस वजह से फीमेल्स बाहर रह जाती हैं. अब जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है, जैसे किरण बेदी हैं जो IPS ऑफिसर रह चुकी हैं, उन्होंने बोला हुआ है ऑन रिकॉर्ड कि शी कुड नॉट बिकम डायरेक्टर जनरल ऑफ दिल्ली पुलिस बिकॉज शी डिड नॉट हैव एनी बूज फ्रेंड्स. मतलब वो डायरेक्टर जनरल ऑफ दिल्ली पुलिस इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि उनके कोई बूज फ्रेंड नहीं थे जिनके साथ, बूज फ्रेंड भी जिनके साथ आप ड्रिंक करते हो वो सब चीज़ें, तो वैसे कोई फ्रेंड नहीं थे उनके, इसलिए उनको प्रमोशन नहीं मिली. तो ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला हुआ है. फिर जो पर्सनल लाइफ होती है वुमेन की, उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं क्योंकि उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है. और एक्सपेक्ट क्या किया जाता है, मतलब उनको करना ही पड़ता है कि उनको अपने घर में भी और बाहर भी दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है. उनकी जो स्ट्रेस होता है वुमेन की लाइफ में वो मोस्टली इसीलिए होता है क्योंकि उनको घर भी संभालना होता है, उनको बाहर का भी काम करना होता है. और ये स्टडी में भी देखा गया है कि ज़्यादातर मेल एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं ना, वो ये प्रेफर करते हैं कि वही वुमेन रखें जिसके फैमिली नहीं है, जिसकी बच्चे नहीं हैं, जिसकी शादी नहीं होने वाली है. और अगर मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो वो उनको अवॉइड ही करते हैं. तो ये सारी चीज़ें इनविजिबल है, नज़र नहीं आती है, पर हो रही हैं. देन कम्स डाइवर्सिटी मैनेजमेंट. डाइवर्सिटी मैनेजमेंट का मतलब है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे ये सारी चीज़ें बंद हो जाए और मतलब एक प्रॉपर इक्वालिटी हो सके, ग्लास सीलिंग और डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ें सारी ख़त्म हो जाए. लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या आती है, चैलेंज क्या है सबसे बड़ा, कि लोग रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं. क्यों रियलाइज़ नहीं कर पाते? क्योंकि ये बहुत सटल हो रहा होता है, सामने नहीं हो रहा होता, तो उनको पता ही नहीं चलता कि कुछ ऐसा है. तो जब वो प्रॉब्लम ही नहीं रियलाइज़ करते तो उन्हें ये समझ नहीं आता कि हमें कोई प्रॉब्लम को ख़त्म भी करना है. तो कुछ इनिशिएटिव लिए हैं जो सक्सेसफुल रहे हैं, जैसे रिक्रूटमेंट के टाइम पे बोल रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट है
recruitment. Unstructured interviews are quite subjective in nature, often tend to show sexist bias. So a better alternative is to take structured interview. That means कि आप fixed questions लिख के लाओ जो सबके लिए सेम हो, और वो चाहे मेल कैंडिडेट आए चाहे फीमेल आए, आप सबको सेम क्वेश्चन पूछो ताकि वो बायस ही ना रहे. दूसरा, वर्क कल्चर के बारे में बोल रहे हैं. वर्क कल्चर को ज़्यादा कंड्यूसिव बनाने के लिए वुमेन को क्या करना चाहिए? बाय अंडरटेकिंग सोशलाइजेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. ट्रेनिंग दो. किस तरह की ट्रेनिंग? डाइवर्सिटी अवेयरनेस की ट्रेनिंग, हरासमेंट ट्रेनिंग, इस तरह की चीज़ें. अपने जितने मेल एम्प्लॉयज़ हैं सबको, फीमेल्स को, सबको इस तरह की ट्रेनिंग दो. Diversity training programs teach people to confront personal prejudice that could lead to discrimination. उससे क्या होगा कि जिनको लग रहा है कि वो ऐसा कुछ नहीं करते, हो सकता है वो अनइंटेंशनली डिस्क्रिमिनेट कर रहे हों. ये सब चीज़ें ट्रेनिंग जब वो लेंगे तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि उनका इस तरह का बिहेवियर जो है डिस्क्रिमिनेशन में आता है, तो वो नहीं करेंगे ऐसा. थ्रू लेक्चर्स, वीडियोस, रोल प्लेइंग, कन्फ्रंटेशनल एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें आप करवा सकते हो. उसमें आप दिखा सकते हो कि किस तरह फीमेल्स को हम अनइंटेंशनली या इंटेंशनली डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जिससे क्या होगा कि वो लोग अपने ही बिहेवियर से कन्फ्रंट होंगे और उस चीज़ को रोकेंगे. तीसरी चीज़ है ग्लास सीलिंग के बारे में जो बात कर रहे हैं. तो स्टेप्स लाइक ट्रैकिंग ऑफ प्रोग्रेस एंड अप्रेजल बाय मैनेजर्स. तो जैसे आप ट्रैकिंग करो प्रोग्रेस कैसे हो रही है सारे एम्प्लॉयज़ की, जिसमें वुमेन भी हैं, उनकी करियर ट्रैकिंग करो. जो वुमेन हाई पोटेंशियल है, जिनके अंदर पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, उनको ट्रेस करो, उनका अप्रेजल करो. दीज हाई पोटेंशियल वुमेन आर एक्सपोज टू स्पेशल लीडरशिप डेवलपमेंट जॉब. उनको ट्रेनिंग दो, उनको जॉब्स के लिए तैयार करो, फैसिलिटेट करो, जो एक्चुअली में डिजर्व करती हैं आगे जाना. Parikh and Shah have studied 500 women in the management sector. They found that the attitude of the top management and the visible senior women professionals as role models were crucial for the growth of women employee. तो जब ऐसा होगा किसी कंपनी में टॉप मैनेजमेंट पे वुमेन होंगे तो ऑब्वियसली वो एक रोल मॉडल की तरह प्ले करेंगे जूनियर्स के लिए भी. देन फोर्थ इज वुमेन नेटवर्क. जैसे हमने इनफॉर्मल नेटवर्क के बारे में बात की थी. Women network in the workplace must be encouraged. Assignment of a mentor is a significant step in enhancing women position in the workplace. एक मेंटर कह रहे हैं उनके लिए अवेलेबल होना चाहिए, फीमेल्स के लिए भी. अवेलेबिलिटी ऑफ मेंटर हैज़ बीन डायरेक्टली लिंक टू हायर पे, ग्रेटर करियर ग्रोथ. तो जिससे उनको आगे करियर ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी बेटर हो जाती है. फिर पांचवा जो स्टेप है दैट इज रिड्यूसिंग रोल कॉन्फ्लिक्ट. लास्ट पॉइंट में ये कहना चाह रहे हैं कि जो उनके कॉन्ट्राडिक्टरी रोल्स है ना, उन दोनों को बैलेंस करने में उनकी हेल्प करो. जैसे कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, तो इस तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए फीमेल्स के लिए. मैटर्निटी लीव हो गया, या फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स होते हैं जैसे टेली कम्यूटिंग, फ्लेक्सी टाइम. ये सारी चीज़ें क्या होगा, इससे वो अपने घर को और वर्क प्लेस को दोनों को बैलेंस कर पाएंगी. अब इसके आगे इंडियन सोसाइटी में वुमेन का जो भी इमेज है और रोल है उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.